तारीख 10 फरवरी 1989। बिहार के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के हॉस्टल में सरस्वती पूजा मनाई जा रही थी। बिहार यूपी के यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में सरस्वती पूजा से बड़ा कोई इवेंट नहीं होता। पूजा के दौरान बड़ी संख्या में एक दस्ता हथियार और बम के साथ हॉस्टल परिसर में चुपके से घुसता चला जाता है। दोपहर को जब माहौल अपने चरम पर था, तभी हॉस्टल के अलग अलग कोनों से अचानक बमबाजी शुरू हो जाती है। लोग इधर उधर तीतर बितर होकर भागने लगते हैं। इसी बीच हथियारबंद दस्ते ने अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर चारों ओर से उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ उसके सीने में दर्जनों गोलियां उतार दी। जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वो व्यक्ति था तब बिहार के अंडरवर्ल्ड की राजधानी मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा गैंगस्टर, जिसके इशारों के बिना बिहार से बंगाल तक कोई भी ठेका नहीं खुलता था। उसकी हत्या से उसका सबसे बड़ा शागिर्द और दोस्त परेशान रहने लगा। बदले की आग में वो पल पल जल रहा था। जब भी वो अपने लोगों के बीच बैठता तो यही बात दोहराता, साल पुरेत पुरेत मारते दे भाई। इस मौके का इंतजार उसने अगले 1 साल तक किया और मारने का दिन चुना साल भर बाद सरस्वती पूजा का ही दिन। एक साथी के पूछने पर उसने बताया कि सरस्वती पूजा के दिन ज्यादा धूमधाम से मारने के लिए उसने अपने दुश्मन का ही अड्डा तय किया। अब तारीख 29 जनवरी 1990। अपनी गाड़ी में बैठकर वो टारगेट का इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते शाम ढल चुकी थी और अंधेरा छा चुका था। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी टारगेट का आगमन हुआ। टारगेट ने अपनी गाड़ी से उतरकर एक सिगरेट जलाई। माचिस की लौ की वजह से उसका चेहरा पहचान में आ गया। तभी मुश्किल से 5 सेकंड के भीतर ही उसके शरीर में 30 गोलियां दाग दी गई। उत्तर भारत के आपराधिक इतिहास में यह पहली बार था जब किसी हत्या के लिए ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल किया गया था। बिहार पुलिस की डायरी में AK-47 से पहली हत्या का मामला दर्ज हुआ। तब तक बिहार में किसी ने AK-47 देखा तक नहीं था। AK-47 से हत्या करने वाला यह व्यक्ति था 80-90 के दशक में निर्विवाद रूप से बिहार का सबसे बड़ा गैंगस्टर अशोक शर्मा उर्फ अशोक सम्राट। सरस्वती पूजा के दिन लंगट सिंह कॉलेज के हॉस्टल नंबर 5 में चंद्रेश्वर सिंह के गुर्गों ने घेर कर उसके दोस्त मिनी नरेश की हत्या कर दी थी। तो आज मगध साम्राज्य के इस एपिसोड में कहानी डबल MA वाले और मॉडल की तरह फैशन सेंस रखने वाले गैंगस्टर अशोक शर्मा उर्फ अशोक सम्राट की। कहानी उस गैंगस्टर की जिसके खौफ से सूरजभान सिंह भी कांपते थे। गैंगस्टर के रूप में एक ऐसा बहुरूपिया जो कई बार पुलिस के सामने से निकल गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। बेगूसराय के अंदर जब वो गाड़ी से निकलता तो पुलिस और प्रशासन सड़क के किनारे सावधान मोड में आ जाती थी। कहानी उस गैंगस्टर की जो अपने हर खास दोस्त का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता या फिर बना लेता था। कहानी आनंद मोहन के साथ दोस्ती और लालू यादव के साथ अप्रत्यक्ष अदावत की। कहानी बिहार के आपराधिक इतिहास के सबसे स्टाइलिश गैंगस्टर की। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबर गांव पर बिहार को लेकर हमारी किस्सा गोई का शो मगध साम्राज्य। तो सबसे पहले बात अशोक सम्राट के बारे में पब्लिक परसेप्शन की। अशोक सम्राट के बारे में एक दो चीज बहुत ज्यादा चर्चित थी और वो ये कि बाकी बाहुबलियों की तुलना में उनका चरित्र बेहद साफ सुथरा था। अशोक सम्राट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ठेकों के माध्यम से पैसे कमाने का था। किसी की हत्या की सुपारी लेना या किडनैपिंग करना, ये बात अशोक सम्राट डिक्शनरी ऑफ क्राइम में नहीं था। हम ये बात आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि वही उनकी लोकप्रियता की असली वजह भी थी। सम्राट की छवि एक पढ़े लिखे ज़हीन आदमी की थी जो सारे ठेके अपने नाम कर बस पैसे कमाना चाहता था, ना कि किसी आम आदमी का जमीन कब्जा करना या उसे किसी भी तरह से परेशान करना। इसलिए बेगूसराय और उसके बाहर के कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से वो चुनाव को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। तो शुरुआत करते हैं बिहार का लेनिनग्राद कहा जाने वाला जिला बेगूसराय से। अशोक शर्मा उर्फ अशोक सम्राट के सफर की शुरुआत होती है बेगूसराय के शोकहारा गांव से। जाति से भूमिहार और कम्युनिस्ट परिवार के यहाँ पैदा हुआ लड़का कम्युनिस्ट पार्टी CPI के खिलाफ पूरे बेगूसराय में अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर देता है। स्कूल कॉलेज के दिनों से वॉलीबॉल और फुटबॉल के बेहतरीन प्लेयर। तब गांव का ही एक लड़का अशोक सम्राट का बढ़िया दोस्त हुआ करता था। नाम था रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया।
दोनों शुरुआत में ही बड़े डेयरिंग थे। बरौनी के कॉलेज में पढ़ते हुए दोनों की हनक ऐसी थी कि उनकी मर्जी के बगैर वहां पत्ता भी नहीं हिलता था। उस दौर में भी अशोक सम्राट के ड्रेसिंग सेंस और पहनावे की चर्चा होती थी। पढ़ने लिखने में भी तेज तरार, दिखने में भी हैंडसम और डेयरिंग भी। युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अशोक सम्राट के पास वो सब कुछ था जो कि इंसान को चाहिए होता है। अशोक सम्राट पुलिस में भर्ती होना चाहते थे। वर्दी को लेकर उनमें खासा क्रेज था। कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सम्राट ने दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए फिजिकल भी दिया था। एक तरफ बढ़िया एथलीट तो वहीं दूसरी तरफ पढ़ने में भी तेज तरार। लेकिन इसके बाद एक घटना ने अशोक सम्राट के पुलिस में जाने के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इसके जिम्मेदार वो खुद भी थे। फिजिकल देकर जब वो घर लौटे तो पता चला कि उनके दोस्त रामविलास उर्फ मुखिया ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इससे अशोक सम्राट इतने सदमे में चले गए कि उन्होंने देसी कट्टे से खुद को पेट में गोली मार ली। गोली की आवाज सुनने के बाद घर वालों ने उन्हें देखा और फिर आनन फानन में अस्पताल लेकर गए। लेकिन गोली के निशान ने एक चीज तय कर दिया कि अशोक सम्राट अब दरोगा के मेडिकल में पास नहीं हो सकते। इस एक सपने का टूटना और उन्होंने दूसरा सपना देखना शुरू कर दिया, अकूत पैसा और पावर का सपना। दोनों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि अब वो पूरे बेगूसराय पर राज करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि बेगूसराय को बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कैडर आज भी वहां बहुत मजबूत है। कम्युनिस्ट पार्टी ने पूर्व में न सिर्फ वहां बहुत सारे चुनाव जीते, बल्कि कमजोर होने के बाद भी अकेले लड़कर हर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में सफल रहते हैं और कई बार जीतते भी हैं। तब बेगूसराय में हर चीज कम्युनिस्ट ही डिसाइड करते थे। उनकी मर्जी के बगैर वहां कोई फैसले नहीं लिए जाते थे। बेगूसराय में सीपीआई और कांग्रेस का खूनी संघर्ष दशकों से चला आ रहा था। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में कामदेव सिंह कांग्रेस के लिए बूथ लूटने और तमाम तरह के अपराधों में शामिल रहते थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद ये स्पेस पूरी तरह से खाली हो गया था, या कहें तो सीपीआई कैडर ने पूरे स्पेस पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में उदय हुआ अशोक सम्राट का। अशोक सम्राट और मुखिया ने बिस्कोमान को टारगेट कर लिया। बिस्कोमान मतलब बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन। यह बिहार सरकार की एक एंटिटी है और पूरे प्रदेश में फर्टिलाइजर्स के लिए अकेले डिस्ट्रीब्यूटर है। बिस्कोमान जब भी बेगूसराय में फर्टिलाइजर्स को अनलोड करता, ये रात के अंधेरे में अच्छा खासा माल गायब कर देते। इस तरह से इनके पास पैसे आते रहे। अशोक सम्राट और मुखिया की हिम्मत को देखते हुए वहां की कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें खाद पानी देना शुरू कर दिया। अब तक तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पर था, लेकिन कांग्रेस के बहकावे में एक दिन उन्होंने सीपीआई ऑफिस के बाहर गोली चला दी। चाहे अनचाहे अब वो इस पॉलिटिकल राइवलरी में जाकर फंस गए, इसलिए कम्युनिस्टों के निशाने पर आ गए। सम्राट और मुखिया दोनों साथ मिलकर हर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे और खूब पैसा भी पीट रहे थे। धीरे धीरे वो बेगूसराय, बरौनी के अंदर छोटे छोटे ठेकों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों मिलकर खूब पैसे छाप रहे थे और उससे नए नए हथियार भी खरीदे जा रहे थे। धीरे धीरे गैंग की संख्या भी बढ़ती गई। दोनों का साथ होना कम्युनिस्ट कैडर के लिए एक बड़ा थ्रेट था, इसलिए उन्होंने इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाया। कम्युनिस्ट नेताओं ने दोनों जिगरी दोस्तों के बीच फूट डालने की साजिश रची। रामविलास चौधरी को उन लोगों ने बहकाना शुरू कर दिया कि सारे एफर्ट वो डालता है, लेकिन पैसा और नाम अशोक सम्राट कमा रहा है। रामविलास उर्फ मुखिया धीरे धीरे उनसे इन्फ्लुएंस होता चला गया। दोनों में हर बात को लेकर झगड़े होने लगे और एक दिन दोनों ने तय कर लिया कि अब वो साथ काम नहीं करेंगे। किसी ने पंचायती कराई और कमाए हुए धन दौलत का बंटवारा करवा दिया। अब अशोक सम्राट और रामविलास चौधरी दोनों अलग अलग काम करने लगे, लेकिन सपना तो एक ही था और वो जगह भी सेम थी। ऊपर से अब रामविलास के ऊपर सीपीआई का हाथ था। अशोक सम्राट अब आगे कुछ भी करते तो उनके कैडर से भिड़ना तय था। मतलब अशोक सम्राट और रामविलास की दोस्ती अब जानलेवा दुश्मनी में बदलने वाली थी। बिहार के सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर वात्सायन बताते हैं कि अशोक सम्राट और मुखिया के बीच राइवलरी की पहली घटना थी जब दोनों के घर में एक शादी थी और एक ही समय पर बारात भी आनी थी। रास्ता भी एक ही था, तो इस बात को लेकर ईगो क्लैश हो गया कि पहले किसके यहाँ बारात आएगी। बारात पहले मुखिया के घर पर आई और अशोक सम्राट ने अपनी आंखों के सामने ही ये सब कुछ देखा। इधर रामविलास चौधरी अशोक सम्राट की एक एक चीज से वाकिफ था। उसे पता था कि अपना विस्तार करने के लिए अशोक सम्राट को रास्ते से हटाना कितना जरूरी है। रामविलास ने इसके बाद अशोक सम्राट पर एक दो बार जानलेवा हमले भी किए, लेकिन वो किसी तरह बच गए। रामविलास धीरे धीरे मजबूत हो चला था, तो अशोक सम्राट ने तय किया कि अब वो बेगूसराय छोड़ देंगे। तब उन्होंने रुख किया मुजफ्फरपुर का।
मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज। वहां बेगूसराय के एक छात्र नेता थे मिनी नरेश। मिनी नरेश वहां के एक नामी ठेकेदार थे। मिनी नरेश ने यूनिवर्सिटी में ही कई ठेके ले रखे थे, जैसे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग या ब्लॉक बनवाना। मिनी नरेश ने रामानंद सिंह नाम के एक बड़े ठेकेदार की हत्या करके पूरे मुजफ्फरपुर में अपनी बादशाहत कायम की थी। अशोक सम्राट से मिनी नरेश को बहुत ज्यादा लगाव था। ऐसे मुश्किल घड़ी में मिनी नरेश ने अशोक सम्राट को अपने पास बुला लिया। अशोक सम्राट और मिनी नरेश में कोई छोटा बड़ा नहीं था। दोनों एकदम भाई जैसे रहते थे और प्रभुत्व को लेकर भी कभी कोई विवाद नहीं रहा। अशोक सम्राट और मिनी नरेश के क्रेज ने बेगूसराय के छात्रों को मुजफ्फरपुर में लामबंद कर दिया था, इसलिए इनसे मुकाबला कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। मिनी नरेश से पहले यहां मोछू नरेश का दबदबा था। 1978 में उनकी हत्या हो जाने के बाद मिनी नरेश धीरे धीरे उत्तराधिकारी की भूमिका में आए। मोछू नरेश की हत्या में नाम आया था बेगूसराय के कम्युनिस्ट लीडर वीरेंद्र सिंह का, लेकिन आगे चलकर मिनी नरेश और वीरेंद्र सिंह के बीच समझौता हो गया। इसी बीच एक और नाम की एंट्री हो गई, चंद्रेश्वर सिंह, जो कि मुजफ्फरपुर के पड़ोसी शहर मोतिहारी से आकर यहां अपना दबदबा बनाना चाह रहा था। अपना दबदबा बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसने वीरेंद्र सिंह की हत्या की। ठेकों के लिए शुरू हुआ खूनी संघर्ष अब बहुत ही आगे जाने वाला था। तब मुजफ्फरपुर बेल्ट में दो नेताओं का बहुत दबदबा था। दोनों नेता थे कांग्रेस के ललितेश्वर प्रसाद शाही और रघुनाथ पांडे। दोनों कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन एक दूसरे से कभी नहीं बनते थे। समय के साथ सारा कमान एलपी शाही के बेटे हेमंत शाही ने अपने हाथों में ले लिया था। नेताओं को बाहुबलियों की जरूरत होती ही है। मिनी नरेश और अशोक सम्राट को राजनीतिक संरक्षण मिला हेमंत शाही का, और चंद्रेश्वर सिंह के सिर पर हाथ था रघुनाथ पांडे का। इस गैंग में दो और नामी गैंगस्टर शामिल हुए, छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला। चंद्रेश्वर सिंह और मिनी नरेश की राइवलरी से मुजफ्फरपुर में गैंग वॉर चरम पर रहा। वीरेंद्र सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए मिनी नरेश ने इससे पहले कई बार चंद्रेश्वर सिंह के गैंग को निशाना बनाया था, मगर चंद्रेश्वर सिंह को मार पाने में कभी कामयाब नहीं हो पाए। मिनी नरेश और अशोक सम्राट के साथ आ जाने पर हर ठेका इनकी ही झोली में आकर गिरना शुरू हो गया। आसपास के जिलों में मिनी नरेश और अशोक सम्राट का सिक्का चलने लगा। इनकी मर्जी के बगैर कोई टेंडर नहीं खुलता था। तभी एक बार हॉस्टल में छात्रों की बैठकी लगी थी, जहां अशोक सम्राट और मिनी नरेश भी बैठे थे। तभी किसी छात्र ने कहा, अशोक दा, अब तो तुहार एक छत्र राज हो रहलो हन, त तुम अब सम्राट न भलो। अब तो बेगूसराय से लेकर मुजफ्फरपुर तक आपका एक छत्र राज चल रहा है, तो आप सम्राट हो गए। इसी दिन से अशोक शर्मा को अशोक सम्राट के नाम से जाना जाने लगा। इस कमरे से निकला यह नाम बेगूसराय और बिहार के आम लोगों से लेकर नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुंचा। इधर चंद्रेश्वर सिंह इस ताक में रहते कि कभी मौका मिले तो वो मिनी नरेश को निपटा दें। आखिरकार चंद्रेश्वर सिंह एंड गैंग को मौका मिल ही गया। अशोक सम्राट किसी काम से पटना गए हुए थे। मिनी नरेश से उनका ऐसा लगाव था कि वो ये कहकर गए थे कि जब तक वो लौट कर ना आए तब तक अपने मूवमेंट को लेकर बहुत सतर्क रहें। लेकिन अशोक सम्राट को यह कहां पता था कि मिनी नरेश से वो उनकी आखिरी मुलाकात होगी। तारीख 10 फरवरी 1989, सरस्वती पूजा का दिन, यूनिवर्सिटी हॉस्टल का सबसे खास दिन, सारे पूर्व छात्र और छोटे बड़े स्थानीय नेताओं का जमावड़ा वाला दिन। किसी भी हॉस्टल में इस दिन सिक्योरिटी ऐसे ही टाइट रहती है। चंद्रेश्वर सिंह के गैंग के लिए यह सबसे बढ़िया दिन था मिनी नरेश के आसपास पहुंचने का। आम दिनों में यह उतना आसान नहीं था। इस गैंग में छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला को भी शामिल किया गया। मेहमानों के बीच धीरे धीरे पूरा गैंग हथियार से लैश होकर हॉस्टल के परिसर में घुस आया। पूरा हथियारबंद दस्ता चारों तरफ से टारगेट को घेर चुका था। जब उत्सव पूरे चरम पर था तभी वहां पर बमबाजी और गोलीबारी शुरू हो गई। भगदड़ मची तो लोग इधर उधर भागने शुरू हो गए। तभी मिनी नरेश को एक टुकड़ी ने घेर कर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। लंगट सिंह कॉलेज के पूर्व छात्र बताते हैं कि उस दौर में मिनी नरेश को हॉस्टल में घुसकर मारने का सोच पाना एक बहुत बड़ा दुस्साहस था, जब तक कि उस हत्या में कोई अपना ही शामिल ना हो। लेकिन इस घटना के लिए जिस दिन का चुनाव किया गया और जैसी प्लानिंग की गई थी, कुछ ऐसा दुस्साहस करके ही मिनी नरेश को मारा जा सकता था। अशोक सम्राट के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। सम्राट ने इसके बाद हॉस्टल छोड़ दिया। कुछ महीनों के लिए अशोक सम्राट बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन बैक एंड में अपनी ताकतें बढ़ाने की कोशिश करते रहे। आने वाले समय में जिसकी धमक बिहार, बंगाल और यूपी तक पहुंचने वाली थी। मिनी नरेश की हत्या ने अशोक सम्राट को एकदम बेचैन कर रखा था। उस दौर के साक्षी रहे बेगूसराय के रहने वाले पत्रकार प्रेम कुमार बताते हैं कि मिनी नरेश की हत्या के बाद अशोक सम्राट के काम पर बहुत असर पड़ रहा था। अशोक सम्राट चुपके से बीच बीच में कभी कभार हॉस्टल भी आते थे। हमेशा वो बदले की बात दोहराते थे।
क्योंकि उस हॉस्टल में होने मात्र से वो मिनी नरेश की याद से निकल नहीं सकते थे। जब भी वो छात्रों के बीच बैठते थे तो यही दोहराते थे कि साल पुरेत पुरेत मारते दे भाई, यानी कि साल पूरा होते होते तो मार ही देंगे। इसी के साथ चंद्रेश्वर सिंह के मौत का दिन नजदीक आता रहा। चंद्रेश्वर सिंह की लगातार रेकी की जाने लगी ताकि किसी भी कीमत पर आदमी बच न सके। अब तारीख 28 जनवरी 1989, जगह मुजफ्फरपुर का छाता चौक। अशोक सम्राट अपनी कार में एक कार्बाइन लेकर चंद्रेश्वर सिंह का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी के अंदर से ही चंद्रेश्वर सिंह पर निशाना लगाया गया, मगर गोली चली ही नहीं। निराश होकर वो वापस लौट आए। करीबियों ने कारण पूछा तो बताया कि कार्बाइन में जंग लग गई थी, इसलिए गोली चली ही नहीं। मगर कोई बात ना, सरस्वती पूजा के दिन ज्यादा धूमधाम से मार गए। सरस्वती पूजा के अगले दिन चंद्रेश्वर सिंह के बेटे का तिलक भी था। मतलब अशोक सम्राट ने तय कर लिया था कि चंद्रेश्वर सिंह के घर की खुशियों को मातम में बदल देना है। अगले दिन शाम को वापस से अशोक सम्राट अपनी कार में बैठकर चंद्रेश्वर सिंह के आने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते शाम हो गई और अंधेरा छा गया। तभी चंद्रेश्वर सिंह अपनी गाड़ी लगाकर उतरते हैं, लेकिन सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। चंद्रेश्वर सिंह को सिगरेट पीने का बहुत शौक था। वो गाड़ी से उतरे और अपनी लाइटर से सिगरेट जलाने लगे। लाइटर के लौ के कारण अंधेरे में भी चंद्रेश्वर सिंह का चेहरा दिख गया और उसके बाद अशोक सम्राट ने अपने AK-47 को बर्स्ट मोड पर रखकर 2-3 सेकंड के भीतर ही 30 गोलियां चंद्रेश्वर सिंह के शरीर में उतार दिया। मतलब कि एक पूरी मैगजीन। इससे पहले बिहार के अंदर कभी भी AK-47 की गूंज सुनाई नहीं दी थी। बिहार के आपराधिक इतिहास में AK-47 से यह पहला मर्डर था। तब बिहार पुलिस के अधिकारियों ने भी AK-47 देखा तक नहीं था। जैसे ही ये खबर बिहार के अंडरवर्ल्ड में पहुंची, अशोक सम्राट का खौफ अचानक से और ज्यादा बढ़ गया। तब बिहार में अशोक सम्राट के अलावा और बहुत सारे बाहुबली उभर रहे थे, लेकिन तब तक किसी के पास भी AK-47 नहीं थी। अशोक सम्राट के पास AK-47 कैसे आई, उसको लेकर दो अलग अलग अपुष्ट कहानियां हैं। पहला कि अशोक सम्राट ने AK-47 खालिस्तानी आतंकियों से खरीदी थी। दूसरा कि अशोक सम्राट के कुछ दोस्त जो भारतीय सेना में थे, उन्होंने मारे गए आतंकियों के जब्त हथियार अशोक सम्राट तक पहुंचाए थे। कहा तो यह भी जाता है कि सम्राट तक ये AK-47 रामदीरी गांव के मुन्ना सिंह नाम के एक व्यक्ति के जरिए पहुंची थी। अशोक सम्राट के पास बहुत अच्छी खासी संख्या में AK-47 थी, जिसके बाद अशोक सम्राट को चैलेंज करने की हिम्मत कोई बाहुबली नहीं करता था। बस फिर यहां से एक ऐसी बादशाहत शुरू होती है जहां चित और पट दोनों अशोक सम्राट का होता है। 47 के बलबूते अशोक सम्राट एक बार फिर बेगूसराय में प्रवेश करते हैं। वही बेगूसराय जहां जान का खतरा भांपकर वो मुजफ्फरपुर भाग गए थे। सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर बताते हैं कि मिनी नरेश की हत्या की योजना में शामिल एक व्यक्ति रामलगन दास महंत अशोक सम्राट की जकड़ में आ गया था। रामलगन दास रामविलास चौधरी का बढ़िया दोस्त था। सम्राट और रामलगन दास के बीच एक समझौता हुआ कि अगर वो रामविलास चौधरी की हत्या करवाने में सम्राट की मदद करेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। रामविलास ने शर्त पर अपनी जान बचा ली थी। कुछ महीनों बाद रामलगन दास ने सम्राट को रामविलास की हत्या करने के लिए बुलाया। सम्राट के अंदर यह डर था कि कहीं दोनों मिलकर उनकी ही हत्या न कर दें, इसलिए सम्राट ने रामलगन दास से कहा कि वो खुद रामविलास की हत्या कर दे। हाथ में AK-47 आने के बाद अशोक सम्राट किसी से डरे हुए नहीं थे, लेकिन रामविलास की वजह से उनको बहुत परेशान होना पड़ा था, इसलिए अपने बचपन के सबसे जिगरी दोस्त की हत्या करवानी ही पड़ी। आप बस इस पल के बारे में थोड़ा सा सोचिए जब अशोक सम्राट ने रामविलास की सुपारी दी होगी और मारने वाले ने अशोक सम्राट को यह खबर सुनाई होगी कि रामविलास मारा गया। 10 साल पहले इसी रामविलास के वियोग में अशोक सम्राट ने खुद को गोली मार ली थी। वक्त ने दो जिगरी दोस्तों को कितना दूर कर दिया था कि जो दोस्त रामविलास के लिए अपनी जान दे सकता था, उसी ने उसकी सुपारी देकर हत्या करवा दी। खैर, बेगूसराय वापस लौटकर अशोक सम्राट अब विशुद्ध व्यापारी बन चुके थे। बेगूसराय लौटने के बाद अशोक सम्राट ने एक चीज हमेशा सुनिश्चित की कि बाहर का कोई आदमी आकर बेगूसराय में दखल नहीं देगा। उन्होंने अपने शब्दों से बेगूसराय का सीमांकन भी कर दिया था। उस दौर में एक और बाहुबली धीरे धीरे अपना पैर फैला रहे थे। नाम था सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह। चूंकि सूरजभान सिंह मोकामा के रहने वाले थे, तो उनका विस्तार पड़ोसी जिला बेगूसराय तक भी था। 80 और 90 के दशक में बरौनी और बेगूसराय में दो नेता थे। दोनों के पास अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। तब इन्हीं कंपनियों को सारे बड़े ठेके मिलते थे। रीता कंस्ट्रक्शन के मालिक थे रतन सिंह और कमला कंस्ट्रक्शन के मालिक थे भाजपा नेता रामलखन सिंह। दोनों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी थी
और उसे पूरा करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। तब वहां पैसे का सबसे बड़ा स्रोत था रिफाइनरी और रेलवे का ठेका। इन ठेकों को सिर्फ राजनीतिक शक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, इसके लिए जरूरत थी बाहुबल की। रतन सिंह को यह ठेके दिलाने की जिम्मेदारी थी अशोक सम्राट की। तब ठेकों के लिए सारा मुकाबला रतन सिंह और रामलखन सिंह के बीच ही था, लेकिन अशोक सम्राट के दम पर रतन सिंह भारी पड़ रहे थे। सारे बड़े ठेके रीता कंस्ट्रक्शन के पास जा रहे थे। ऐसे में रामलखन सिंह ने तब मोकामा के एक उभरते गैंगस्टर सूरजभान सिंह को अपने खेमे में शामिल कर लिया। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा गैंग वॉर जैसा बिहार ने कभी नहीं देखा था। अशोक सम्राट के पास उस वक्त AK-47 जैसा ऑटोमेटिक राइफल आ चुका था, इसलिए सूरजभान पर 20 तो पड़ना ही था। हालांकि इस राइवलरी की जड़ में एक प्रतिशोध की भावना भी थी। सूरजभान जब अपराध की दुनिया में एक गुमनाम नाम थे, तभी मोकामा में उनके भाई मोती सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप अशोक सम्राट पर लगा था, मगर इससे भी बड़ा कारण यही है कि सूरजभान के अंदर अपराध की दुनिया में छा जाने का भूत सवार था। फर्क नहीं पड़ता कि आगे चुनौती कितनी बड़ी है। अशोक सम्राट बेगूसराय में बाहर के किसी व्यक्ति का दखल नहीं चाहते थे। उस दौर में अशोक सम्राट ने जो भी चाहा वही बेगूसराय की नियति थी, वही बेगूसराय का सच था। मगर सूरजभान लगातार चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच बेगूसराय के मधुरापुर में एक किसान की हत्या कर दी गई और नाम आया सूरजभान सिंह का। अशोक सम्राट के जिले में आकर कोई बाहरी व्यक्ति किसी की हत्या करके चला जाए, ये सम्राट को पचा नहीं और उन्होंने परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ रास्ता अख्तियार किया। बेगूसराय के ही रहने वाले एक स्वतंत्र पत्रकार प्रेम कुमार ने उस दौर को बहुत करीब से देखा है। वो कहते हैं कि अशोक सम्राट सुपारी देने की बजाय खुद अपने हाथों से दुश्मन का सफाया करते थे। वो खुद इतने खतरनाक शार्प शूटर थे कि मुठभेड़ में खुद आगे आकर मुकाबला करने से भी नहीं डरते थे। अशोक सम्राट के जिंदा रहने तक सूरजभान सिंह के अंदर ये खौफ उन्हें डराए रखता था। तो अशोक सम्राट ने तय किया कि इस राइवलरी और सूरजभान सिंह दोनों को एक साथ खत्म किया जाए। सम्राट ने तय किया कि वो खुद इस हमले को लीड करेंगे। जब एक शाम सूरजभान सिंह अपने घर से बाहर निकले, तब उस जगह से कुछ ही दूरी पर अशोक सम्राट अपने AK-47 के साथ घात लगाकर बैठे थे। सूरजभान सिंह को देखते ही उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी, मगर एक गाय ने सूरजभान को बचा लिया। गोलियों की सारी बौछार एक गाय और सूरजभान सिंह के सहयोगी मनोज सिंह पर हो गई। सूरजभान को भी पैरों में गोली लगी, लेकिन वो जिंदा बच गए। मगर कुछ मिनटों के उस दहशत ने सम्राट के जिंदा रहने तक सूरजभान सिंह की नींद उड़ा दी थी। अपराध की दुनिया में अशोक सम्राट का कद बढ़ता गया, लेकिन एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि उन्होंने कभी किसी की सुपारी नहीं ली। मतलब दुश्मनी किसी और की, मगर कोई और व्यक्ति पैसे के लिए उसकी हत्या कर दे रहा है। न ही अशोक सम्राट ने फिरौती के लिए कभी किसी की किडनैपिंग की। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये एक पब्लिक परसेप्शन है जो कि बेगूसराय के लोग अक्सर बताते रहते हैं। AK-47 का जोर ऐसा था कि विधायक सांसदों ने भी अशोक सम्राट से अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच अशोक सम्राट का लगातार पटना आना जाना भी लगा रहा। ठेकों के संबंध में अशोक सम्राट एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर जाया करते थे। अशोक सम्राट दिखने और बात करने में इतने आकर्षक थे कि इंजीनियर साहब की एक बेटी को उनसे प्रेम हो गया, या कहें तो दोनों को एक दूसरे से। बदला हुआ नाम मानसी रख देते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और प्यार परवान चढ़ने लगा। जब ये प्यार हुआ था तो मानसी अशोक सम्राट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तब वो बिहार के प्रख्यात पटना विमेंस कॉलेज की स्टूडेंट हुआ करती थी। इंजीनियर साहब इस प्रेम के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। जब मानसी ने शादी की जिद की तो अशोक सम्राट ने अपनी असलियत बताई, लेकिन वो भी मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तब आनंद मोहन ने पटना से 300 किलोमीटर दूर बांका के एक गांव में दोनों की शादी कराई थी। चूंकि यह शादी दोनों ही परिवार की मर्जी के बगैर हो रही थी, इसलिए आनंद मोहन हर भूमिका में नजर आए, माता पिता, सास ससुर, सब कुछ। 1994 में अशोक सम्राट के दोस्त रतन सिंह के घर पर रिसेप्शन हुआ था। बेगूसराय के रहने वाले पत्रकार प्रेम कुमार बताते हैं कि वो खुद उस रिसेप्शन में मौजूद थे। अशोक सम्राट का जलवा पब्लिकली उसी दिन देखा गया था। बिहार के VVIP चाहे नेता हो या पदाधिकारी उस दिन आम हो गए थे। अशोक सम्राट का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि इस दरबार में आना हर VVIP के लिए एक मजबूरी भी हो गई थी। 1995 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं के लिए तो ये और भी जरूरी हो गया था। अब कहानी बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे और अशोक सम्राट के बीच टकराव की। बेगूसराय के भीतर अशोक सम्राट के दबदबा को कोई चुनौती नहीं दे पा रहा था। यह ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो जिले में अपनी एक समानांतर सरकार चलाते थे। लालू प्रसाद यादव की जनता दल सरकार में CPI भी एक घटक दल था। यूं तो लालू यादव को अपने आसपास बाहुबली बहुत पसंद थे, लेकिन ये बाहुबली कांग्रेसी खेमे से उभर रहा था।
लालू यादव ने अशोक सम्राट पर नकेल कसने के लिए गुप्तेश्वर पांडे को बेगूसराय का एसपी बनाकर भेजा। लंबे समय से चले आ रहे गैंगवॉर को गुप्तेश्वर पांडे ने काफी हद तक कमजोर कर दिया। 1993-94 में वहां के एसपी रहते हुए गुप्तेश्वर पांडे के नेतृत्व में वहां की पुलिस ने 42 एनकाउंटर किए। अशोक सम्राट ने उस साल दीवार के ऊपर से 2 AK-47 गुप्तेश्वर पांडे के आवास के भीतर फेंकवा दिया था, ताकि गुप्तेश्वर पांडे का इन्वेस्टिगेशन डाइवर्ट किया जा सके। जिस बक्से में वो AK-47 फेंका गया था, उसे खुलवाने के लिए पटना से बम निरोधक दस्ता बुलवाया गया। इस AK-47 पकड़े जाने की ऐसी चर्चा रही थी कि लालू यादव खुद अपने हाथों में लेकर उस AK-47 को देखना चाहते थे। इससे पहले उन्होंने बस इसके बारे में सुना ही था। लालू यादव ने गुप्तेश्वर पांडे के सामने इच्छा रखी और वो उनके आवास पर AK-47 लेकर आए। इसके बाद AK-47 को BMP हेडक्वार्टर पटना में रखवा दिया गया। मगर गुप्तेश्वर पांडे पर इस ट्रिक का कोई खास असर नहीं पड़ा। उन्होंने अशोक सम्राट के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज रखी। अशोक सम्राट इतने बैकफुट पर चले गए कि गुप्तेश्वर पांडे के एसपी रहते हुए उन्होंने अपना ठिकाना बेगूसराय के बाहर ही रखा। धीरे धीरे अशोक सम्राट को एहसास हो गया कि भविष्य में खुद को सेफ रखने के लिए राजनीति ही बेहतर विकल्प है। सम्राट को यह एहसास थोड़ा पहले ही हो गया था, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे की कार्रवाई के बाद इस बारे में और गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। LP शाही को 1991 के लोकसभा चुनाव में सांसद का टिकट नहीं मिला था। कांग्रेस ने रघुनाथ पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया। जनता दल ने जॉर्ज फर्नांडिस को टिकट दिया। कांग्रेस के करीब रहने के बावजूद अशोक सम्राट ने रघुनाथ पांडे का विरोध किया था। इस चुनाव में अशोक सम्राट अपना AK-47 लेकर भूमिहार बहुल क्षेत्रों में जाते थे। वो भूमिहार जाति के लोगों से अपील करते थे कि वो वोट देने के लिए ना निकलें। न तो इसके लिए अशोक सम्राट ने अपने जाति के लोगों के खिलाफ कोई हिंसा की और न किसी के लिए बूथ लूटा। फिर भी इस खौफ का नतीजा ये रहा कि भूमिहार बहुल क्षेत्रों में वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा गिर गया। रघुनाथ पांडे यह चुनाव हार गए और जनता दल के उम्मीदवार जॉर्ज फर्नांडिस को जीत मिली। इसके अलावा वैशाली 1994 के लोकसभा चुनाव में अशोक सम्राट ने लवली आनंद को भी अपना समर्थन दिया था। बिहार की राजनीति में तब आनंद मोहन लालू यादव के खिलाफ खुद को एक विकल्प के रूप में पेश कर रहे थे। आनंद मोहन ने यह सुनिश्चित किया कि सारे सवर्ण बाहुबली एकजुट रहें और उनका नेतृत्व आनंद मोहन ने अपने हाथों में ले लिया था। इसके लिए बाकायदा उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी भी बनाई थी। आनंद मोहन के ही एक करीबी थे छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला चंद्रेश्वर सिंह के गैंग में शामिल थे और मिनी नरेश की हत्या में उनका नाम भी आया था। जाहिर सी बात है, अशोक सम्राट के लिए छोटन शुक्ला की मौजूदगी असहज करने वाली थी, मगर आनंद मोहन ने इन दोनों के बीच समझौता करा दिया था। दोनों के बीच कोई दोस्ती तो नहीं हुई, लेकिन दुश्मनी भी नहीं रही। आनंद मोहन द्वारा यह ऐलान करने पर कि छोटन शुक्ला उनकी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बृजबिहारी प्रसाद के गैंग ने छोटन शुक्ला की हत्या कर दी थी। इसलिए यह दुश्मनी आगे बढ़ी भी नहीं। शादी के बाद अशोक सम्राट की पत्नी मानसी ये चाहती थी कि वो अपराध की दुनिया छोड़ दें। लगातार वो इस बात का दबाव भी बनाती थी। अशोक सम्राट के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए दोनों दंपति ने तय किया कि अशोक सम्राट विधानसभा का चुनाव लड़ें। सीट तय हुआ मुजफ्फरपुर का कुढ़नी विधानसभा। उम्मीद थी कि वो आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन आनंद मोहन ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अशोक सम्राट ने आनंद मोहन के मौन समर्थन के साथ निर्दलीय ही पर्चा दाखिल कर दिया। इस विधानसभा क्षेत्र में अशोक सम्राट का ससुराल भी था, इसलिए पत्नी मानसी ने दिन रात एक कर वहां खुद वोट मांगा था। इस चुनाव से पहले तक अशोक सम्राट के बृजबिहारी प्रसाद से बहुत अच्छे संबंध थे, मगर इस चुनाव में बेहद खराब हो गए। बृजबिहारी प्रसाद को इस बात से कोई समस्या नहीं थी कि अशोक सम्राट अब आनंद मोहन के साथ थे। बस वो ये चाहते थे कि अशोक सम्राट कुढ़नी सीट पर चुनाव न लड़ें, क्योंकि इस सीट पर बृजबिहारी ने कथित रूप से छोटन शुक्ला के हत्यारे ओंकार नाथ सिंह को टिकट दिया था। आखिरकार चुनाव हुए। जनता दल के बसावन प्रसाद भगत चुनाव जीते और अशोक सम्राट निर्दलीय चुनाव लड़कर भी दूसरे नंबर पर रहे। बृजबिहारी समर्थित उम्मीदवार ओंकार नाथ सिंह को मात्र 102 वोट मिले। ये वही ओंकार नाथ सिंह है जिन पर छोटन शुक्ला की हत्या का आरोप था, जिन्हें बाद में छोटन के भाई भुट्टू ने मार दिया था। खैर, चुनाव में हार अशोक सम्राट के लिए एक बड़ा सेटबैक था। शादी के बाद बीते 1 साल से अशोक सम्राट के जीवन में एक और कलह चल रहा था, और वो था अपने दोस्त रतन सिंह से अलगाव। अशोक सम्राट रतन सिंह के लिए काम करते थे और सुनिश्चित करते थे कि सारे छोटे बड़े ठेके रीता कंस्ट्रक्शन के झोली में गिरे। लेकिन इस 1 साल में कमीशन को लेकर दोनों के बीच बात बिगड़नी शुरू हो गई। दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि रतन सिंह ने अशोक सम्राट के ही एक खास आदमी को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। रतन सिंह ने उसे मिनी सम्राट की उपाधि देते हुए कहा
कि वो जब चाहे किसी को भी अशोक सम्राट बना सकते हैं। चुनाव हारने के बाद अशोक सम्राट के लिए ये एक और बड़ा झटका था। तब उन्होंने तय किया कि अगर अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो उन्हें किसी भी कीमत पर रतन सिंह को खत्म करना होगा। अब तारीख 5 मई 1995, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के एक सप्ताह बाद बिहार के चर्चित क्राइम रिपोर्टर ज्ञानेश्वर बताते हैं कि सोनपुर में 6 मई को एक टेंडर खुलना था। जानकारी थी कि इस टेंडर के लिए रतन सिंह खुद आएंगे। अशोक सम्राट ने तय किया कि वो मौके पर ही रतन सिंह को खत्म कर देंगे। इसी बीच जानकारी मिली कि 6 मई को यह टेंडर नहीं खुलेगा, तो सारे लोगों ने रतन सिंह की तलाश में एक और रात रुकने का फैसला किया। अशोक सम्राट के पास अपनी एक कार थी और दूसरी गाड़ी एक ओमनी वैन थी। सम्राट खुद मारुति में चलते थे और कोशिश रहती थी कि उसमें लोग कम संख्या में हों और लोग इस तरह से दिखें या बात करें कि पुलिस को उन पर बिल्कुल शक न हो, मतलब उनका पहनावा और बातचीत थोड़ा ढंग का हो। तो रतन सिंह की हत्या करने के लिए अशोक सम्राट ने अपनी कार की डिक्की में AK-47 और स्टेन गन जैसे ऑटोमेटिक हथियार रखवा लिए थे। मगर रतन सिंह के खोजबीन के दौरान उन्होंने अपनी मारुति कहीं और लगाकर ओमनी में सवार हो गए। 47 और स्टेन गन मारुति में ही छोड़ दिया गया, या कहें कि भूलवश छूट गया। अशोक सम्राट को कभी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका यह फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी दिन कर देगा। उन दिनों पटना में एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग हुई थी। 2 बड़े बिजनेसमैन के बेटों को किडनैप कर लिया गया था। पुलिस लगातार हाथ पांव मार रही थी, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस पर बढ़ते दबाव के कारण कई टीमें बनाई गईं और पटना आने जाने वाली कई सड़कों पर नाकेबंदी की गई। मुजफ्फरपुर वैशाली मार्ग पर इसकी जिम्मेदारी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शशिभूषण शर्मा को दी गई थी। जंदाहा रोड के जिस नाके पर शशिभूषण शर्मा तैनात थे, वहीं से अशोक सम्राट की भी गाड़ी निकल रही थी। जैसे ही गाड़ी नाके पर पहुंची, शशिभूषण शर्मा ने उन्हें तलाशी लेने के लिए गाड़ी से उतरने को कहा। इससे वो लोग घबरा गए और गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर इसी के क्रम में उनकी गाड़ी आगे जाकर टकरा गई। शशिभूषण शर्मा उनमें से किसी को भी चेहरे से नहीं पहचानते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भागने की कोशिश की थी, उससे शशिभूषण शर्मा का शक और गहरा हो गया था। जब पुलिस ने अशोक सम्राट और उनके साथियों का पीछा किया, तो उन लोगों ने गाड़ी से उतरकर खेतों के रास्ते भागना शुरू कर दिया। पुलिस पर लगातार प्रेशर था, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। मई की प्रचंड गर्मी में वो भागते रहे, लेकिन पुलिस ने भी पीछा नहीं छोड़ा। लगभग 4-5 किलोमीटर तक पुलिस उनके पीछे लगी रही। चूंकि इन लोगों ने अपने ऑटोमेटिक हथियार मारुति 800 में छोड़ दिया था, तो पुलिस पर हमला करने की बजाय भागना ही एकमात्र विकल्प था। भागते भागते अशोक सम्राट अपने ससुराल दिग्घी से कुछ ही दूर पर थे, लेकिन खेतों से भागने के चलते उन्हें इसका पता नहीं चला। एक तो भूमिहार बहुल गांव और दूसरा ससुराल, मतलब कि अगर वो अपने गैंग के साथ वहां पहुंच जाते तो बहुत आसानी से उन्हें संरक्षण मिल जाता और उनकी जान बच जाती। लेकिन वो भागते भागते किसी और गांव में पहुंच गए। पुलिस भी भागते भागते थक चुकी थी। शशिभूषण शर्मा ने दिमाग लगाया और इनके पीछे पीछे भागते हुए डकैत डकैत चिल्लाने लगे, ताकि स्थानीय लोग आगे चलकर इन्हें पकड़ने में खुद पुलिस की मदद करें। तब डकैती की घटनाएं बहुत आम थीं, तो लोगों में पहले से ही एक आक्रोश था। तभी आसपास के लोगों ने भी इनका पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच अशोक सम्राट और उनके साथी पुलिस को चकमा देने के लिए एक विधवा महिला शकुंतला देवी के यहां घुस गए, मगर शकुंतला देवी ने हिम्मत दिखाते हुए बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। शशिभूषण शर्मा ने वायरलेस से आसपास के थानों में इसकी खबर पहुंचाकर अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की। इस गांव में अच्छी खासी संख्या में लोग नक्सल मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे। पता चलने पर कि अशोक सम्राट और उनके साथी इस घर में हैं, सबने पूरे घर को घेर लिया। गांव के लोगों के लिए वो चोर डकैत ही थे। उन्हें नहीं पता था कि अशोक सम्राट जैसा कोई व्यक्ति उस घर में छिपा हुआ है। घर को चारों तरफ से घेर लेने के बावजूद पुलिस घर पर हमला बोलने से डर रही थी, क्योंकि अगर अपनी जान बचाने के लिए अशोक सम्राट और उनके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी होती, तो उसमें कई ग्रामीणों की भी जान जा सकती थी। कहा जाता है कि इस बीच ग्रामीणों ने घर में आग लगा दिया। जैसे ही आग बढ़ने लगी, अशोक सम्राट और उनके साथी बाहर निकल आए। निकलते ही पुलिस और ग्रामीणों ने उन पर कई राउंड फायरिंग कर दी। इसके बाद भी ग्रामीणों ने उन्हें इतना मारा पीटा कि उन लोगों का चेहरा तक पहचानना मुश्किल हो गया था। इस तरह से इस हमले में अशोक सम्राट और उनके साथियों की पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर हत्या कर दी। कुछ दिनों तक पुलिस को भी इस बात का अनुमान नहीं था कि उन्होंने अशोक सम्राट को मार गिराया है। ओमनी वैन के ड्राइवर ने पूछताछ में बताया था कि गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति का नाम रमा सिंह था। वही रमा सिंह जो आगे चलकर सांसद बने, मगर उस साल निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायकी हार गए थे। पटना में डीजीपी जीपी दोहरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया कर्मियों को यह खबर दी। जब रमा सिंह की हत्या की खबर चली तो उनके परिवार वाले परेशान हो गए।
तब रमा सिंह ने अपने परिवार से संपर्क करके बताया कि वो जिंदा हैं और यह खबर झूठी है। रमा सिंह के परिवार ने इसके बाद सार्वजनिक रूप से इस बात का दावा किया कि रमा सिंह अभी भी जिंदा हैं। अब पुलिस भी हैरान कि तब वो कौन लोग थे जो इस मुठभेड़ और लिंचिंग में मारे गए, क्योंकि खुद डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दावा किया वो झूठा निकल गया। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि उनमें से एक लाश अशोक सम्राट की भी हो सकती है। तभी अशोक सम्राट का परिवार शव को आइडेंटिफाई करने के लिए अस्पताल पहुंचा। डीएनए टेस्टिंग जैसे विकल्प को अपनाने से पहले अशोक सम्राट को एक निशान से पहचाना जा सकता था, और वो ये कि उनके पेट में एक दाग था। जब सम्राट ने अपने दोस्त रामनिवास चौधरी के गम में खुद को पेट में गोली मारी थी तो उसका निशान बाद तक भी रहा। इस मार्क से बॉडी की पहचान हुई और यह स्पष्ट हो गया कि मारे गए व्यक्ति अशोक सम्राट ही हैं। तो इस तरह से बिहार की आपराधिक दुनिया में अशोक सम्राट की बादशाहत खत्म हुई। अशोक सम्राट का दबदबा उस दौर में हुआ करता था जब आज के बाहुबली अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। अशोक सम्राट की मौत के बाद ही सूरजभान सिंह का वर्चस्व बढ़ा। सम्राट की मौत के बाद क्षेत्र का प्राइड जाति की प्राइड में बदल गया। जहां बेगूसराय में मामूली हस्तक्षेप के कारण अशोक सम्राट खुद सूरजभान सिंह को मारने चले गए थे, वही सूरजभान सिंह उनकी मौत के बाद उसी बेगूसराय से सांसद बने, जो पहले बलिया लोकसभा सीट हुआ करता था। तो ये थी अपने समय के सबसे खौफनाक और बिहार में पहला AK-47 लाने वाले गैंगस्टर अशोक सम्राट की कहानी। अगले एपिसोड में हम एक और बाहुबली की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि मगध साम्राज्य के एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं। बिहार में हमारी टीम ग्राउंड पर भी लगातार सक्रिय है। अगर आप हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने मुद्दों को कवर करने के लिए बुलाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल या नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को कैमरे के पीछे रिकॉर्ड किया है अभिषेक एंड टीम ने। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। नमस्कार।